So hello everyone, welcome to Sigma Study. Today we are going to start Science class 10th chapter number 1 which is chemical reactions and equations. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ टू बैलेंस देम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ब्रेक होते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें दी जाती है, जो सॉल्ट्स, जो भी चीज़ हमें दी जाती है वो रिएक्टेंट्स होते हैं और उनसे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं. तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट केमिकल रिएक्शन इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस. सो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको फिर से वापस नहीं किया जा सकता, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो इरिवर्सिबल होती हैं. ठीक है. अब केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनमें ब्रेकिंग भी हो सकती है कि मतलब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, उससे मतलब कि आपने एक रिएक्टेंट लिया और उसके 3-4 प्रोडक्ट्स बने, ऐसे भी हो सकता है. या फिर आपने 2-3 रिएक्टेंट्स लिए और उससे एक प्रोडक्ट बना, ऐसे भी हो सकता है. यानी कि बॉन्ड फॉर्म भी हो सकती है और बॉन्ड ब्रेक भी हो सकते हैं. ठीक है, आगे हम जाके इसके जब टाइप्स पढ़ेंगे तब आप इसको और अच्छे से जान पाएंगे. और डेली लाइफ में हमें प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिलता है? कंबशन में देखने को मिलता है. कंबशन का मतलब जब हम लकड़ी को जलाते हैं उसे कंबशन बोलते हैं. तो कंबशन इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जब लकड़ी जल जाती है तो वो कोयले में बदल जाती है और वो वापस से लकड़ी नहीं बन सकती. तो कंबशन रिएक्शन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है. और कंबशन रिएक्शन जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है. देन वी हैव फोटोसिंथेसिस. ये तो बचपन से पढ़ा ही होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है. प्लांट्स यूज द फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड. ओके, तो ये एवरीडे लाइफ में हमें यहाँ चीज़ों पे ये देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन. और इसमें हम आगे अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं केमिकल. पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के. तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन स्टेट. अब ये वाली जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो कि स्टेट में कैसे चेंज होता है. अगर हम एक सिंपल एग्जांपल भी लें केमिकल रिएक्शन का, तो जैसे एक जो पानी होता है जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ये सिंपल एग्जांपल है. इसकी स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. और जब आइस को अगर हम बाहर रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये भी इसका स्टेट चेंज हो रहा है. और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जिसमें सॉलिड से सीधा गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कपूर को अगर हम बाहर छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सब्लाइम हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, जो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में उसकी स्टेट चेंज हो गई. तो चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है. आपने देखा होगा अगर आप लैब में गए होगे तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसमें कलर भी चेंज हो जाता है एक रिएक्टेंट का. ठीक है. तो चेंज इन कलर भी होता है. एवोल्यूशन ऑफ द गैस, दिस इज द मोस्ट कॉमन फिनोमेना. जब भी कोई विगरस केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन फिर विगरस केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें गैस भी इवॉल्व होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है. हमारी जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं वो गर्म हो जाती है. इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें टेस्ट ट्यूब जो है वो उस टोंग्स से पकड़नी चाहिए, हाथ से नहीं पकड़नी चाहिए. ठीक है. एंड लास्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. आप इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन रहा है यहाँ पे नीचे. राइट. तो कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं उनमें ना सब्सटेंस ऐसे नीचे जम जाते हैं, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं. तो ये सारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन की किस किस मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, हमें कैसे पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे. तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है. द फर्स्ट इज सिंथेसिस रिएक्शन, जिसको कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि C+O2 गेट कन्वर्टेड इनटू CO2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है. ठीक है. देन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. तो चलो आगे उसे देखते हैं. सो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे कि CaO यहाँ पे क्विक लाइम है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. ठीक है. जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. ये इसका सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं. सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. ठीक है. अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स. ओके. इसका जनरल फॉर्मूला है AB
टेंड्स टू A प्लस बी, ठीक है। जैसे CaCO3 यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन एंड देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, डिस्प्लेस कर देता है उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे A प्लस बी सी, तो A ने B की जगह ले ली और B अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें नॉर्मली जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं इस साइड में, ठीक है। आगे हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे, तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए। और इसका एग्जांपल है ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गेट कन्वर्टेड टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे कॉपर पहले सल्फेट के साथ लगा हुआ था लेकिन बाद में कॉपर अलग हो गया। दिस इज द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। देन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे कि सारे एलिमेंट्स अपना प्लेस चेंज करते हैं, सारे एलिमेंट्स अपनी जगह चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे A पहले B के साथ था और बाकी A यहाँ पे D के साथ आ गया, ठीक है। A और C डिस्प्लेस हो गए, ठीक है, एक दूसरे की इन्होंने जगह ले ली। द एग्जाम्पल इज Na2SO4 प्लस BaCl2 गेट कन्वर्टेड इंटू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये थे आपके 4 टाइप के रिएक्शंस। देन उसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन आती है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे होते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी एक एलिमेंट है जब हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, फिर रिएक्शन की जब रिएक्शन के दौरान कोई एक एलिमेंट होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो वो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था CaO का, तो वो आगे जाके मतलब जो भी हमने अभी क्विक लाइम वाला एग्जांपल लिया था तो उसमें Ca2 अलग हो गया था, राइट। तो वो रिडक्शन का एग्जाम्पल है जहाँ पे कि पहले उसके पास ऑक्सीजन था एक पर्टिकुलर कंपाउंड के पास और बाद में जाके उसका ऑक्सीजन अलग हो गया और वो कंपाउंड अकेला रह गया, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ के साथ रिडक्शन भी हो रही है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो नीचे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 mg था, फिर उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया O2, फिर आ गया 2 mg, यानी कि पहले यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला था, अब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लग गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया है तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अभी हम आगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझते हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हमें क्या देखने को मिलता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इस कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लग जाना, ठीक है। कोरोजन मतलब कोरोजन और रस्टिंग दोनों एक ही होता है कि मतलब जब ये तो कॉमन एग्जांपल है आयरन का, तो हम सबने देखा होगा कि आयरन में जब जंग लग जाता है तो वो कैसे हो जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। जब ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करती है तो वो कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसमें, ठीक है। Rusting is an example of corrosion. Okay, so corrosion is a process in which metal reacts with environmental factors such as air, moisture, or chemicals, leading to their gradual deterioration. It occurs in the metals. It occurs when metals react with substances like oxygen, water, acids, or the other chemicals present in their surroundings. अब corrosion जो है वो सिर्फ आयरन में ही नहीं होती, वो सिल्वर में भी होती है। और सिल्वर में जब ग्रीन कोटिंग हो जाती है, रस्टिंग जो होती है, जो कोरोजन होता है उसका एक एग्जांपल है रस्टिंग। और कोरोजन सिर्फ आयरन में ही नहीं होता, वो सिल्वर में भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा सिल्वर ऑर्नामेंट्स अगर खुले में छोड़े जाएं तो वो कुछ गैसेस के साथ रिएक्ट करके एक उनके ऊपर एक ब्लैक सी परत उनके ऊपर जम जाती है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ओके। So it occurs when the metals react with the substances like oxygen, water, acids, or the other chemicals present in their surroundings. This reaction leads to the formation of undesirable compounds such as the oxides, hydroxides, or the sulfides on the surface of it, which causes structural damage. और जो कॉपर होता है उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर जम जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन होती है और ये मतलब उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है, दैट इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये इसका एक पूरा फॉर्मूला है यहाँ पे कि किस तरीके से रस्टिंग होती है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O get converted into 4HeOH whole thrice. Iron reacts with oxygen in the water to form hydrated ferric oxide, which appears as a reddish brown layer on the surface of it, which is also known as the rust. Here you can see in these examples, in these figures, ये तो आपने कॉमनली देखा ही होगा जंग जब लग जाता है। और अभी हम पढ़ेंगे कि इसका प्रिवेंशन हम कैसे करें। इसका प्रिवेंशन हम सबसे पहले पेंट लगा करके कर सकते हैं। इसका प्रिवेंशन की जो भी आयरन के कंपाउंड्स हैं उनको पेंट किया जाता है ताकि उनमें रस्टिंग ना हो, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, ठीक है। So prevention of corrosion. So first is painting.
अभी मैंने बताया कि पेंट अप्लाई किया जाता है और ग्रीसिंग भी की जाती है। आपने देखा होगा जो साइकिल वगैरह की चेन होती है उसमें ग्रीस भी लगाया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे, ऑक्सीडेशन ना हो उसका, ठीक है। और गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक की कोटिंग की जाती है किसी भी सरफेस पे। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है एज कम्पेयर टू आयरन। तो जब अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो सबसे पहले जिंक से रिएक्ट करेगी वो, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मतलब पेंटिंग जैसा ही होता है कि जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है कंपाउंड्स पे, ठीक है। और सेकंड इज एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका एग्जांपल है। इसमें एक तरफ है कॉपर रॉड और एक तरफ है कॉपर रॉड और दूसरी तरफ है ब्रास रॉड, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है जिससे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉपर के सरफेस पे जम जाते हैं और इनकी वो हो जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ये सब वो ये कि परत चढ़ा देते हैं एक मतलब जो आयरन सरफेस है उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। देन वी हैव रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब जब कोई चीज़, कोई ऑयल की जो चीज़ होती है, चाहे वो कोई सब्जी हो या फिर कोई भी मतलब जैसे चिप्स वगैरह, कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑयल होता है, जब हम उसे बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में तो वो मतलब सड़ से जाती है या फिर उनमें से बैड स्मेल आने लगती है। दैट इज नोन एज रैंसिडिटी, ठीक है। तो रैंसिडिटी रेफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड द ऑयल व्हेन दे अंडरगो ऑक्सीडेशन। और वो क्यों आने लगती है उनमें बदबू? क्योंकि उनमें जो फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स में, चाहे अगर हम कोई सब्जी बाहर रख देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है बिकॉज उसमें जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन में चले जाते हैं ऑन द एक्सपोजर टू एयर लीडिंग टू द अनप्लीजेंट ऑडर्स, बैड टेस्ट एंड डिस्कलराइजेशन। For example, butter or potato chips left exposed to air for too long develop a foul smell and taste due to oxidative rancidity, where oxygen reacts with unsaturated fatty acids. And rancidity can also occur due to the hydrolysis and कि पानी के contact में अगर भी हो सकता है, often caused by enzymes breaking down fats in the presence of moisture, ठीक है। अब इसका एग्जांपल वही है कि बटर को अगर बाहर रख दिया, फिर चिप्स को बाहर रख दिया, तो फिर उनमें से बैड स्मेल आने लगती है और उनका बैड टेस्ट हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द रैंसिडिटी। अब हम रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करें? सबसे पहले जो हमारी चिप्स वगैरह है उनको हम एयर टाइट कंटेनर में, हमें बोला जाता है कि एयर टाइट कंटेनर में रखिए, क्योंकि अगर हम उन्हें बाहर रखेंगे तो वो थोड़े सॉगी से हो जाते हैं, राइट। तो वही ये ऑक्सीडेशन या फिर रैंसिडिटी का एग्जाम्पल है। ओके, फर्स्ट, स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। सेकेंड, अवॉइड एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज विटामिन ई, बी एच, ये सब कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि डाले जाते हैं चिप्स के पैक में, या फिर मतलब अगर आप बाहर रख रहे हो फूड तो जो कंपनीज वगैरह ये सब चीज़ें वो डालती हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। और ये तो हमें पता ही कि अगर हमें किसी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर करना है तो रेफ्रिजरेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़ ली, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ ली, नाउ सॉरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ ली। नाउ वी हैव केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है, अभी जैसे हमने पढ़ा रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में, तो उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, उस वो होती है केमिकल इक्वेशन जब हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि हर एक जो कंपाउंड होता है, हर एक जो एलिमेंट होता है उसका कुछ ना कुछ सिंबल होता है। पीरियोडिक टेबल तो सबने पढ़ा ही होगा। तो वही कि उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल reaction showing the reactants and the product with their respective chemical formulas. It uses arrows to indicate the direction of the reaction कि किस साइड में रिएक्शन होती है। अब पता है आपको, ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है आगे। अब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जहाँ पे ये दोनों साइड रिएक्शन चल सकती है, ठीक है। तो ये एरो का यूज़ करके पता लगता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, ओके। अब जो कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है इसके बारे में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में। द सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंसेस विद न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमने केमिकल इक्वेशन बनाई उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल हो। इसी को ही बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम उनके कोफिशिएंट मतलब जैसे कहीं पे लिखा है 4, कहीं पे लिखा है 2, अभी हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। तो उनके नंबर्स को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो हमें कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। So to balance a chemical equation, one must ensure that the number of atoms from each element on the reactant side and the product side must be equal. Okay? और इनकी कोफिशिएंट्स को हम एडजस्ट करके हम ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।
अब जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें तो उसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब वही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अगर हमने इस साइड लिखा है, रिएक्टेंट की साइड लिखा है 2H लिखा है, तो उस साइड भी हमें कुछ ना कुछ करके एच 2H करना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल उधर भी हमें दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही होता है कि मतलब कुछ भी चीज़ ना ही बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, मतलब कि रिएक्टेंट्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर एटम कितना था और प्रोडक्ट में पर्टिकुलर एटम कितना है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उनकी पोजीशन भले ही चेंज हो जाए लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रहना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज फंडामेंटल इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इंश्योरिंग दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। की नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम रहने चाहिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ एवरी एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, ओके, स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं केमिकल इक्वेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ऑफ कोर्स जो भी हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी होती है हमें वो लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, हमें हर एक एटम्स के उसमें हाइड्रोजन के मतलब रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें लिखने हैं। और मतलब हर एक एलिमेंट के, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो या फिर कुछ भी हो, हमें उसका लिखना है कि रिएक्टेंट साइड में कितना एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड पे कितना एटम प्रेजेंट है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने के बाद हमें उनकी कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करना है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर इस साइड अगर हमने H2 लिखा है तो उधर भी हमें H जो होगा अगर वो सिंगल है तो उसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये जो होता है जो आगे मतलब किसी भी एटम के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर्स काउंट कर लिए, नंबर ऑफ एटम, देन उसके हमें कोफिशिएंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फोर्थ इज वेरीफाई दैट ऑल एटम्स आर अकाउंटेड फॉर। यानी कि उसके बाद में फिर से हमें जब हमें लगे कि हाँ हमने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड बना दिया तो उसके बाद हमें फिर से नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। ठीक है, हमें फिर से उसे देखना है कि सही है ना, मतलब दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है ना एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो तब वो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है। और कॉमन मिस्टेक्स जो आती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, वो सबसे पहले है कॉमन मिस्टेक्स इंक्लूड चेंजिंग सबस्क्रिप्ट्स इंस्टेड ऑफ द कोफिशिएंट्स। यानी कि हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे कि 4 है या फिर 2 है, हमें सिर्फ उसको चेंज करना है। बच्चे क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट्स चेंज कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन उसकी जगह ऑक्सीजन लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये गलत है। ठीक है, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। एंड मिस काउंटिंग द एटम्स, और काउंटिंग भी आपको अच्छे से करनी है। आप रफ में भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के रिएक्टेंट की साइड 2 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट की साइड 4 हैं। तो अब हम इसको वो कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की साइड 2 और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मिसकाउंटिंग द नंबर ये भी कॉमन मिस्टेक है। बीइंग अवेयर ऑफ दिस pitfalls will enhance your skills in accurately balancing equations and understanding the chemical reactions better. एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अभी केमिकल रिएक्शंस जो है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन में होता है। ठीक है, जब भी आप मतलब चाहे आप किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी मतलब मेडिसिन में यूज़ होता है, जिसकी मेडिसिन बनाने में तो उनको इक्वेशंस बैलेंस करनी होती है। इन्वायरमेंटल साइंस में इसका यूज़ होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज रिएक्शंस अलाउज फॉर एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग्स एंड द सोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। मतलब कि मेडिकल साइड्स, मेडिकल फील्ड में ही केमिकल रिएक्शंस का यूज़ होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस में, इन सब चीज़ों में ही इसका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, उसके प्रॉपर स्टेप्स और मतलब जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, बैक एक्सरसाइज में, उसके आंसर्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब टू सिग्मा स्टडी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।